पर मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती और कार्यक्रम वही आपका अपना पानी पर लिखी कहानी, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आई हूं मेरी ही कलम से निकली एक कहानी जिसका शीर्षक है वापसी। आइए सुनते हैं। डॉक्टर दिवाकर आज किधर की ओर? अस्पताल की नर्स ने डॉक्टर दिवाकर से पूछा। बस घर जा रहा हूँ, माँ के पास। ये कहकर डॉक्टर दिवाकर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में गाड़ी शहर से बाहर थी और धूल धुआं छोड़कर सामने नजर आ रहे थे हरे भरे पहाड़। शुरू हो रहे थे जंगल, ऊंचे पहाड़ों के बीच और बीच में से जाती वो सड़क जिसमें खुली खिड़की से आ रही थी बर्फीली हवा। उन्होंने अपनी जैकेट को कस के बंद कर लिया। हवा की ताजगी उनके मन को छूने लगी। पत्थर उन्हें हमेशा से पसंद थे और पत्थरों से बने वो पहाड़ भी। उसकी खूबसूरती, वहाँ की सर्दियाँ, वहाँ के जाड़े। ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है, कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है। छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छूटे, कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं असम ले पहाड़ों की, जो कायम रहते हैं। सजा दी लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल बूटे हैं पहाड़ों में ये कहते हैं, परदेसी तो झूठे हाथ है हाथों में, रस्ता कट ही गया इन प्यार की बातों में। दुनिया ये गाती है, सुनो जी, दुनिया ये गाती है कि प्यार
याद आने लगे बचपन के वो दिन जब वो दौड़ते हुए दूर पहाड़ पर बने छोटे से प्राइमरी स्कूल के लिए निकल जाते थे और रास्ते में प्यास लगती थी तो छोटे छोटे जंगली आंवले खा लेते थे और फिर पहाड़ी सोतों से निकलता मीठा पानी पीते तो आंवले की मिठास और बढ़ जाती। वही थी उनकी पहाड़ी मिठाई। ये जंगल तब भी जानवरों से भरा हुआ था, लेकिन उन्हें डर नहीं लगता था। वो अपनी माँ के साथ पलाश और बुरांस के वनों में घूमता रहता। दिवाकर था ही अपनी माँ का दाहिना हाथ। दो ही तो प्राणी थे घर में। अनाज पीसती माँ का अथक परिश्रम देखकर किताब पढ़ता दिवाकर सोचता, कब करेगा वो अपनी माँ की परेशानियों को दूर। उस अनाज को देखकर कितनी ही गौरैया आंगन में उतर आती। अभी भी वो दिन उसकी यादों में बसे थे। अब तो वो कल्पना भी नहीं कर पाता था कि इन्हीं पगडंडियों पर दौड़ते भागते हुए वो स्कूल पहुंच जाता था और कंधे पर रहता था उसका बस्ता। माँ पीछे से देखती रहती जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। उन दिनों न तो कोई फोन था, बस मन में ये संतोष था कि उनका बेटा स्कूल पहुंच गया है। उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा था, पर माँ के आंचल में संघर्ष महसूस ही नहीं होता था। उसे तो हमेशा छांव ही लगती थी। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। किसी को हो तो ऐसी बात सुनाए जिसमें कहीं ना कहीं माँ का नाम न आए। दुनिया में कोई ऐसी दास्तां नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। हाँ माँ नहीं मिलती। जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं। जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं। जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। जिस्म उन्हें मिलते हैं लेकिन जान नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। हाँ माँ नहीं मिलती। मंदिर पे भी ऐ मन कुछ राही नहीं रुकते। ईश्वर के आगे भी कितने
सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, हाँ माँ नहीं मिलती। गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर हिचकोले खाते खाते उसको अपना घर दिखाई देने लगा, अपना गांव दिखाई देने लगा और साथ ही दिखाई देने लगा छोटा सा बाग, घर के सामने अखरोट के वृक्ष और पहाड़ी बेरियों की झाड़ियां। ये वो बगिया थी जहां पर बरसों पहले उसके बाबा ने पेड़ लगाए थे। आज उनके फल टूट टूट कर गिरते थे। देखकर उसका मन खुश हो गया। उसने दौड़कर एक फल तोड़ा और खाता हुआ घर की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसको माँ दिखाई दी। बोली, अरे मैंने वहीं से देख लिया था, और तुम यहाँ से क्यों खा रहे हो? घर में तो बहुत सारे फल हैं। वो हंस पड़ी। उसने माँ को गले लगा लिया और गोदी उठा लिया। अरे मुझे जमीन पर रखो भाई। वो दोनों घर की ओर चल पड़े। डॉक्टर दिवाकर ने ज्ञान विज्ञान की राह चुनी थी। उनके बाबा कहते थे दिवाकर को बहुत पढ़ना है। ये कहते हैं बाबा मेरे और कहते हैं बिल्कुल ठीक, इज्जत के संग जीना है तो मुन्ने लिखना पढ़ना सीख, जो है अनपढ़ गली गली वो मांगा करते भी, अगर पढ़ो लिखोगे बाबू राजा बनोगे, अगर पढ़ोगे लिखोगे बाबू राजा बनोगे। ये कहते हैं बाबा मेरे और कहते हैं बिल्कुल ठीक, इज्जत के संग जीना है तो मुन्ने लिखना पढ़ना सीख, जो है अनपढ़ गली गली वो मांगा करते भी, अगर पढ़ो लिखोगे बाबू राजा बनोगे, अगर पढ़ोगे लिखोगे बाबू राजा बनोगे। उड़ जाए ना मिट्टी बनके दिन खेलों में बचपन के, ऐ मेरे अलबेला कब कहता हूँ मत खेलो, ऐ मेरे अलबेला कब कहता हूँ मत खेलो, पर इससे खेलो इसी कलम से होगी अपनी जीत, अगर पढ़ो लिखोगे बाबू राजा बनोगे, अगर पढ़ोगे लिखोगे बाबू राजा बनोगे। उनके आगे सर झुक जाए विद्या के जो गुण गाए, उनके पग में तारे अक्षर है जिनको प्यारे, उनके पग में तारे अक्षर है जिनको प्यारे, जग में उनका झंडा सदा उड़े पुस्तक से जिनको पीर, अगर पढ़ो लिखोगे बाबू राजा बनोगे, अगर पढ़ोगे लिखोगे बाबू राजा बनोगे। ये कहते हैं बाबा मेरे और कहते हैं बिल्कुल ठीक, इज्जत के संग जीना है तो मुन्ने लिखना पढ़ना सीख, जो है इस बात को कितने वर्ष बीत गए। जब कड़ी मेहनत से उसने MBBS की परीक्षा पास की थी तो पूरे गांव का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। सबको बहुत सी उम्मीदें थी दिवाकर से। सब कहीं ना कहीं सोचते थे गांव का लड़का डॉक्टर बना है, कल को वो उन्हीं का इलाज करेगा, क्योंकि गांव में दूर दूर तक अस्पताल की सुविधा नहीं थी। MBBS करके और आगे की डिग्री हासिल करके आज डॉक्टर दिवाकर दिल्ली के जाने माने सर्जनों में से माने जाते हैं। सारी भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में उसे अपना घर बहुत याद आता था। उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी कि अम्मा को दिल्ली लेकर आ जाएं, पर अम्मा ने मना कर दिया। बोली, नहीं बेटा, ये घर हमारे पुरखों की धरोहर है। अगर मैं भी तुम्हारे साथ चली गई तो यहाँ कौन रहेगा? देखो ना, वैसे भी सब लोग तो घर छोड़कर जा ही रहे हैं शहरों की ओर। लेकिन माँ, मैं आपको कब तक यहाँ अकेला रहने दूं? दिवाकर ने कहा था। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगी। तुम आते जाते भी रहोगे तो फिर यहाँ अकेलापन भी नहीं लगेगा। ये पहाड़, ये जंगल, ये सारे मेरे ही तो हैं। उसे वो पुरानी बातें याद आ रही थी,
जब डॉक्टर दिवाकर ने माँ की ओर देखा तो लगा माँ का चेहरा थोड़ा और पीला हो गया है। वो और कमजोर दिख रही थी। बोले, माँ तुम कितनी कमजोर हो गई हो, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, इस बार अपने साथ दिल्ली लेकर ही जाऊंगा। अरे अभी तो तू आया है और आज ही जाने के लिए कहने लगा। घर पहुंचकर लकड़ी के चूल्हे पर बनी मोटे अनाज की रोटी, हरी चटनी और घी के साथ खाकर उसका मन और आत्मा तृप्त हो गई। दोनों माँ बेटे बतियाते रहे और कब नींद की गोद में सो गए पता ही नहीं चला। अगले दिन जब सुबह दिवाकर उठा तो पास ही के मोहन चाचा के घर चला गया, पर वहां कोई नहीं था, न कोई आवाज सुनाई दी। वापस घर लौटकर पूछा, माँ मोहन चाचा किधर है? क्या मोहन चाचा का परिवार इन छुट्टियों में गांव आया हुआ है? अरे नहीं, उन्होंने अपना घर किराए पर दे दिया है। किराए पर? यहाँ? किसको? अंकिता को। अंकिता? दिवाकर के दिमाग में घंटी सी बजी। उसके बचपन की एक साथी थी अंकिता। दोनों मिर्ची के खेत में मिर्च खाने की शर्त लगाते थे और अक्सर वो शर्त हार जाया करता था। अपने बचपन के उस खेल को सोचकर वो मन ही मन हंस पड़ा। वो जानता था कि ये वो अंकिता नहीं हो सकती। ये लो बेटा, आ गई अंकिता, माँ ने कहा। उसने सर उठाया तो साड़ी में एक दुबली पतली सी लड़की लंबी चोटी किए सामने से चली आ रही थी। माँ ने चाय का कप दिया। बेटा चाय पी लो। अरे नहीं चाची, मैं अभी स्कूल जा रही हूँ। अरे थोड़ी देर तो बैठ, आकर मिलूंगी। हंसकर वो निकल गई। दिवाकर ने सीढ़ियों से देखा और अनदेखा कर दिया। उसने प्रश्न सूचक नजरों से अपनी माँ की ओर देखा तो उन्होंने बताया कि अंकिता पड़ोस के गांव की लड़की है और बेटा ये जो नया स्कूल खुला है ना, सरकारी स्कूल, उसी में टीचर लगी है, तभी तो इधर आ गई। वहीं पढ़ाती है और यहाँ किराए पर रहती है। बहुत अच्छी लड़की है, याद है ना, तेरे साथ पढ़ती थी बचपन में, तेरी ही तो क्लास में थी। मेरी बहुत मदद करती है। बेचारी पिछले हफ्ते भी तेज बुखार में तप रहे एक बच्चे को लेकर रातों रात शहर गई थी। यहाँ कोई तो है नहीं जो देखता उसे। शुक्र करो अंकिता बच्चे को लेकर गई और उसकी जान बच गई। अरे दिवाकर तू जा कहाँ रहा है, बात तो सुन ले। दिवाकर बोला, माँ मैं कल्याण के यहाँ जा रहा हूँ। अपने दोस्त कल्याण से बातें करते करते दिन कैसे बीत गया दिवाकर को पता ही नहीं चला। वो कल्याण से मिलकर नदी की ओर निकल गया। तभी दूर से घंटे की आवाज सुनाई दी। उसे लगा किसी मंदिर से ये आवाज आ रही है, पर देखा तो ये आवाज तो स्कूल से आ रही थी। देखा कि खुली कक्षा में ब्लैक बोर्ड लगा है, कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। पास आया, देखा तो अंकिता ही थी। फिर वो लंबे लंबे डग बढ़ते हुए घर की ओर निकल गया। सोचा सामने ही पहाड़ी पर तो छोटा सा मंदिर है, क्यों ना देवता के दर्शन करता हुआ जाए। पुजारी बाबा भी तो वहीं रहते थे और वहीं रहता था उनका छोटा सा परिवार। शांत सलोने मंदिर में कोई दिया जला गया था। धूप की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। पीछे मुड़कर देखा तो पंडित जी का छोटा लड़का केशव दिखाई दिया। अरे दिवाकर भैया नमस्ते। कब आए? कल शाम को ही आया हूँ केशव। कैसा हो तुम? पिताजी कहाँ हैं? ये सुनते ही केशव वहीं थम गया। पिताजी तो इस बार, कहकर उसने सर झुका लिया। दिवाकर का दिल धक से रह गया। वो डॉक्टर जो दिन रात मौत को देखता था, दिन रात उसका सामना करता था, पता नहीं क्यों ये वाक्य उसके दिल में तीर सा घुप गया। वो दयालु बाबा, वो पुजारी और उनके साथ बचपन के बिताए वो दिन उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। डॉक्टर दिवाकर ने आगे बढ़कर केशव का कंधा थपथपाया, इधर उधर की बातें की और गांव लौट आए। पर एक गहरी उदासी उनके मन पर छा गई। कभी एक पल भी कहीं ये उदासी दिल मेरा भूले, तभी मुस्कुरा कर दबे पाँव आकर दुख मुझे छू ले, न कर मुझसे गम मेरे दिल लगी, ये दिल लगी बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी, ये जिंदगी बड़ी सुनी सुनी
कहीं मुझसे खोया, कभी मैं न सोया, कहीं मुझसे खोया, सुख मेरा ऐसे पता नाम लिख कर कहीं यूं ही रख कर भूले कोई जैसे। अजब दुख भरी है ये बेबसी, ये बेबसी बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी, ये जिंदगी मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी, अजनबी बड़ी सूनी सूनी है। उन्होंने माँ से पूछा, तो क्या पुजारी काका ने कोई दवाई वगैरह नहीं ली थी? बेटा, यहाँ कहाँ दवाई, ना यहाँ कोई छोटा मोटा डॉक्टर है, ना ही कोई वैद्य, बस प्रकृति ही माँ है, वही डॉक्टर वही वैद्य। तुम तो जानते हो बेटा, पंडित जी अस्थमा के रोगी थे और कोरोना के बाद तो बहुत झटका खा गए थे। किसी कथा के लिए गांव से दूर शहर में गए थे, बस वहीं उनको दिल का दौरा पड़ा और क्या कहें बेटा, कहने को कुछ नहीं। दिवाकर को अब समझ में आया, उसके मन में अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए हमेशा चिंता रहती थी। वो जानता था पहाड़ों के अकेलेपन में उसकी माँ, मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, इस बार दिल्ली लेकर ही जाऊंगा। मैं कैसे जाऊंगी बेटा, अगर मैं चली गई तो अंकिता तो यहाँ अकेली रह जाएगी ना। दिवाकर ने नजरें उठाकर देखा तो अंकिता सामने खड़ी थी। ये मेरा बहुत ध्यान रखती है बेटा, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी अंकिता बोली, ये लो चाची, मैं आपकी दवाइयां लेकर आ गई हूँ। अरे दवाइयां मैं लेकर आया हूँ ना, दिवाकर बोला। अरे नहीं, ये तो आयुर्वेदिक टॉनिक है जो मैं चाची के लिए लेकर आई हूँ। आप दिल्ली जाओगे ना तो ये भी लेकर जाना। ठीक है अंकिता बेटी, माँ बोली। अब तू भी यहीं बैठ, यहीं खाना खा ले। कमरा जैसे भरा भरा सा लगने लगा, खिला खिला सा। दिवाकर वहीं बैठ गया, पसंदीदा आराम कुर्सी में। उसने आंखें बंद कर ली और बस रसोई में काम करती अपनी माँ को देखने लगा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं खुशियां जहां भर की, तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। उसके मन का तनाव और दिमाग की चिंताएं कपूर बनकर उड़ गई थीं। बेटा, बहुत रात हो गई है, जरा अंकिता को घर तक तो छोड़ाओ। वो आगे आगे निकल पड़ा और अंकिता पीछे। गांव कितना सुनसान हो गया है। पहले जैसा समय होता तो छोड़ने जाने की जरूरत ही नहीं होती। नहीं नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, आप कष्ट मत कीजिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। यहाँ सुविधाएं भी तो नहीं है, सब कुछ बहुत दूर है। सही कहा आपने, दुकान से अस्पताल, स्कूल, बाजार दूर दूर तक पैदल चलना पड़ता है। पर इस वजह से कोई अपना घर तो नहीं छोड़ देता ना। मैं तो यहीं पर हूँ, मेरी दुनिया यही है और मेरा स्कूल भी यहीं। और हाँ, चाची जी भी तो यही है। पर मेरा अस्पताल तो दिल्ली में है ना। दिवाकर बोले। आप यहाँ भी तो अस्पताल खोल सकते हैं डॉक्टर दिवाकर, अंकिता ने धीरे से कहा। वो चुप रह गया। बोला, लीजिए आपका घर आ गया। डॉक्टर दिवाकर वापस मुड़े तो एक जोड़ी आंखें अंधेरे में उनका पीछा करती रहीं। अगले दिन डॉक्टर दिवाकर को वापस दिल्ली जाना था। वो जानते थे कि अस्पताल के कई मरीज उनका इंतजार कर रहे होंगे। बहुत सा काम बाकी था। माँ लगी थी सामान बांधने में। अपने बेटे के लिए अपने हाथ से बनाया गया कितना ही खाने पीने का सामान गाड़ी में रख दिया था। जब डॉक्टर दिवाकर अपना सूटकेस गाड़ी में रखने आए तो देखा साथ में अंकिता भी खड़ी है और माँ की मदद कर रही है। पता नहीं क्यों उनके मन के एक कोने में संतोष भर गया। एक मन जो हमेशा यही रहता था, इन्हीं घाटियों में, उस मन में घाटियों की ठंडक उतरने लगी। वो लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ गाड़ी की ओर निकल गया और दरवाजा खोल दिया। ध्यान से जाना बेटा, माँ ने कहा। डॉक्टर दिवाकर ने माँ के चरण छुए। माँ, क्या तुम सच में साथ नहीं आओगी? माँ मुस्कुरा दी, बोली, मेरी जगह वो नहीं है बेटा, और हंस पड़ी और मुस्कुरा दी। डॉक्टर दिवाकर की नजरें माँ के पीछे खड़ी अंकिता से टकराई। बोले, सोचता हूँ अस्पताल की नौकरी छोड़कर यहीं पास में अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोल लूं माँ। यहाँ के लोगों को भी तो मेरी जरूरत है। उनकी नजरें फिर अंकिता से मिली। दो बड़ी बड़ी आंखें जमीन को देख रही थी। इधर माँ कहे जा रही थी, बेटा ये तो बहुत अच्छा है, ये तो तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी अपनी धरती, तुम्हारा अपना गांव, तुम्हारी जरूरत है यहाँ। बच्चे बाहर पढ़ने तो जाते हैं पर यहाँ कोई लौट कर नहीं आता। उसके बाद बस शहरों में बस जाते हैं। काश वो वापस आते अपने गांव की ओर, यहाँ आकर डॉक्टरी करते। अगर तुम यहाँ आओगे तो पता नहीं कितने लोगों के प्राण बचेंगे। डॉक्टर दिवाकर ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वो वापस आएंगे। उन्हें सामने अपना एक सुनहरा भविष्य दिखलाई दे रहा था। बोले, माँ मैं लौट कर आता हूँ। माँ और अंकिता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मैं एक दिन लौट के आऊंगा, मैं एक दिन लौट के आऊंगा, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। अकेली होगी तुम देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए।
अकेली होगी तुम देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए जो अब होठों पे है मुस्कान, वो मुस्कान खो जाए। जो अब होठों पे है मुस्कान, वो मुस्कान खो जाए। जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम, जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम। मगर तुम लौट के आओगे, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। अगर लड़की तुम्हें कोई मिले जो खूबसूरत हो, अगर लड़की तुम्हें कोई मिले जो खूबसूरत हो, तुम्हारी दोस्ती की शायद उसको भी जरूरत हो, तुम्हारी दोस्ती की शायद उसको भी जरूरत हो। अगर वो पास आए मुस्कुराए मुस्कुराना तुम, अगर वो पास आए मुस्कुराए मुस्कुराना तुम। मगर मैं लौट के आऊंगा, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद। तो दोस्तों ये थी कहानी वापसी, जिसे मैंने आपके लिए लिखा था। दोस्तों कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे घर से निकल कर जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में डॉक्टर बनते हैं और उनके अपने गांव तरस जाते हैं आधारभूत मेडिकल सुविधाओं के लिए। हालांकि कितने ही ऐसे डॉक्टर घर वापस आना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपने गांव में ही प्रैक्टिस करें, लेकिन कुछ ही डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके मन में ये ख्याल आता है कि हमारी जरूरत हमारे घर में है, हमारे अपने गांव में। ऐसी ही थी ये कहानी डॉक्टर दिवाकर की, जो वापस अपने गांव आए और अपने गांव वालों के लिए उन्होंने काम किया। और इसी के साथ मैं ये कार्यक्रम यानी पानी पर लिखी कहानी से चाहती हूँ आज्ञा। रश्मि कुकरेती आपसे कहती है नमस्कार। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारे वादे भर गई। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारे वादे भर गई। ना जाने क्यों दिल भर गया, ना जाने क्यों ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
कितने बरस की? मैं 16 बरस की। तो मैं 17 बरस का। 16 17 17 16 मिल जाए नैना, एक दो बरस जरा दूर रहना, एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। मिल जाए नैना। कुछ भी हो मुश्किल है दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। मिल जाए नैना। एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। पर्वत से घनघोर घटाएं टकराए तो क्या हो। बरसात हो तेरे दिल से, मेरा दिल मिल जाए तो क्या हो। बारात हो जाने कब बरसात हो, जाने कब बारात हो। मेरा दिल तो चाहे आज की रात मिलन की रात हो। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। मिल जाए नैना। एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। सच्चे प्रेमी सब मिलते हैं, अब देखें हम कब मिलते हैं। मिलने में अब क्या मुश्किल है, तेरी मेरी एक मंजिल है। दूर है वो नजदीक नहीं है, अब ये मिलना ठीक नहीं है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। मिल जाए नैना। कुछ भी हो मुश्किल है दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। मैं 16 बरस की, मैं 17 बरस का। मैं 16 बरस की। मैं 17 बरस का।
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तुमने मुझे ठान लिया सौरभ दी। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे ठान लिया सौरभ दी। मुझको तो दिखते हैं, ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। एक के दो, दो के चार, मुझको तो दिखते हैं, ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे ज़मीं पाँव के नीचे है आसमां, सौरभ दी सौरभ दे सौरभ दी। सौरभ दे। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तुमने मुझे ठान लिया सौरभ दी। ओ बंसी भैया बड़ी जानकार चाहे हो जाए होने दो, कंधे पे सर रख के तुम मुझको सोने दो, मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो। ऐसे में तुम हो गए हो बड़ी दीवाना, सौरभ दी सौरभ दे सौरभ दी सौरभ दे। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे ठान लिया सौरभ दी। रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे, घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे, रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे। घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे, कुछ भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान।
शंकर कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी तो तूने मुझे थाम लिया रब दी अरे बजाओ रे बजाओ ईमानदारी से बजाओ अरे बजाओ बजा बजा खत्ता कर दिए अरे ईमानदारी से बजा बेटा दूर तलक जाएगी लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो